प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। विद्यार्थियों, यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने राज्यपाल की व्यवस्था, उसकी नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल और राज्यपाल की कुछ शक्तियों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ आदि का उल्लेख किया था। आज के इस वीडियो में हम राज्यपाल की शेष जो शक्तियाँ इस अध्याय में रह गई थी उस पर चर्चा करेंगे, जैसे न्यायिक शक्तियाँ और विशेष रूप से राज्यपाल की स्वविवेकाधीन शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम बात करें न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के समान ही हैं, परंतु राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, केवल सज़ा कम कर सकता है। तो इस बिंदु पर हम ध्यान दें कि सामान्यतः जब और मामलों में देखा जाए तो जो न्यायिक शक्तियों के मामले में राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के समान ही प्रतीत होता है राज्यों में, परंतु राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति है, मृत्युदंड को क्षमा करने की जो शक्ति है, वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती है। राज्यपाल किसी भी सज़ा को कम कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। इसके अलावा न्यायिक शक्तियों के मामले में संविधान के अंदर यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, उस समय राज्यपाल से परामर्श अवश्य ले। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को राज्यपाल से परामर्श लेना का सुझाव एक तरीके से संविधान में किया गया है, जो कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों का बोध कराती है। इसके अलावा जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 161 में किया गया है। तो जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो कि राज्यपाल की न्यायिक शक्ति को दर्शाती है। इसके अलावा जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, जिन विषयों पर राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषय संबंधी किसी कानून के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति को या उसके दंड को राज्यपाल कम कर सकता है। यानी कि राज्य कार्यपालिका का विस्तार जिन विषयों पर है और उन विषय संबंधी कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो उस अपराध को कम करना या माफ़ करना राज्यपाल के शक्ति अधिकार में आता है। उनको स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। परंतु एक चीज़ मैंने पहले बताया कि वो राष्ट्रपति के समान मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने देखा कि न्यायिक शक्तियों के मामले में केवल एक मामले में हम देखें कि वो मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है। अन्य शक्तियों के मामले में लगभग समान स्थिति राज्यपाल की दिखाई देती है। अब अगली जो राज्यपाल की शक्ति है वो है स्वविवेक की शक्तियाँ, स्वविवेक की शक्तियाँ, जिसको विवेकाधीन शक्तियाँ भी कह सकते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को 2 प्रकार की स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त है। एक तो जो संविधान द्वारा प्रदत्त स्वविवेक शक्तियाँ, और दूसरा है परिस्थिति जन्य स्वविवेक की शक्तियाँ। तो हम यहाँ पहले विद्यार्थियों चर्चा उन शक्तियों पर करेंगे जो संविधान के द्वारा स्पष्ट की गई है, स्वविवेकाधीन शक्तियाँ, जिसमें अनुच्छेद 371 में, अनुच्छेद जो 371 है उसमें कुछ राज्यों जैसे असम है, नागालैंड है, सिक्किम है,
इनके राज्यपालों को अपने राज्य की विशेष समस्याओं का समाधान करने के लिए सर्वे का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। तो कुछ विशेष राज्य हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 371 में किया गया है कि राज्यपाल उस राज्य की विशेष परिस्थिति और समस्याओं का समाधान करने के लिए सर्वे कर सकता है और व्यवस्थाएं करा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति उसके विवेकाधीन के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ जिनका संविधान में उल्लेख है तो वो हो गया अनुच्छेद 371 के तहत विशेष कुछ राज्यों के मामले में, और अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने के मामले में कुछ विवेक शक्तियाँ उसके पास होती है। इसके अलावा हम देखें कि अन्य जो मामले हैं उनमें भी राज्यपाल अपनी विवेक शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे अपन देखें कि भाई जो संविधान द्वारा प्रदत्त जो सेवा की शक्तियां हैं उसके अंतर्गत कुछ विशेष उत्तरदायित्व राज्यपालों को विशेष राज्यों के बारे में सौंपे जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व यदि राष्ट्रपति ने ऐसा निर्देश दिया हो, जैसे विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ आदि के लिए विकास बोर्ड की स्थापना करना राज्यपाल का दायित्व होता है। इसी तरह हम बात करें नागालैंड के राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व है कि वह नागालैंड में शांति व्यवस्था बनाए रखे, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 371 में किया गया है। इसके अलावा मणिपुर के राज्यपाल का भी विशेष उत्तरदायित्व है। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वाचित होने वाली समिति का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 371 में किया गया है। इस प्रकार सिक्किम के राज्यपाल का भी कुछ विशेष उत्तरदायित्व अनुच्छेद 371 के तहत सौंपा गया है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व अनुच्छेद 371 में सौंपा गया है। इन उपरोक्त विशेष परिस्थितियों के संबंध में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने या उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे यहाँ अनुच्छेद 371 के तहत व्यवस्थाएं जो बताई महाराष्ट्र के संदर्भ में, नागालैंड के संदर्भ में, मणिपुर के संदर्भ में, सिक्किम के संदर्भ में, इन मामलों में अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और उसमें राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए या उन्हें स्वीकार करने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों संविधान द्वारा प्रदत्त जो शक्तियाँ हैं विवेक शक्तियाँ उसके बारे में हमने उल्लेख किया। अब कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें संविधान में जिसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है और केवल राज्यपाल अपनी विवेक से ही उन मामलों में निर्णय लेता है, जैसे जिनको हम परिस्थिति जन्य स्वविवेक शक्तियाँ कह सकते हैं। तो परिस्थिति जन्य स्वविवेक शक्तियों के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां जिनमें राज्यपाल को अपने विवेक से निर्णय लेने का अवसर प्राप्त होता है, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो ऐसे मामले क्या कब अपने विवेक से वो निर्णय ले सकता है? सबसे पहले हम देखें, जब किसी एक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है। आम चुनाव के दौरान यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, उन परिस्थितियों में किस दल को वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, तो उन परिस्थितियों में वह स्वविवेक से निर्णय लेता है। इसके अलावा जब गठबंधन सरकार का गठन हो और उनमें आपसी फूट के कारण सुचारू रूप से शासन का संचालन करना कठिन हो रहा, ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है। इसके अलावा राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की संभावना हो या विफल हो गया हो, दोनों आधारों पर ही वह स्वविवेक से निर्णय ले। जैसे राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया अनुच्छेद 356 के तहत, या उसके विफल होने की संभावना हो, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। विद्यार्थियों, ऐसी संभावना हो या ऐसा हो गया हो, तो उन परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग करते हुए वहाँ पर
राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल को ये लगे कि मंत्रिमंडल में विधानसभा के अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है, अब मंत्रिमंडल को ये लग रहा है कि भाई अब विधानसभा मंत्रिमंडल को विश्वास प्राप्त नहीं, बहुमत प्राप्त नहीं है, तो उन परिस्थितियों में भी वह स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। इसके अलावा दलीय विद्रोह के कारण मंत्रिमंडल अल्पमत में हो गया हो, जैसा अभी राजस्थान में होने की संभावना बनी थी, या विपक्षी दल सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत कर दे, तो ऐसी परिस्थितियों में भी राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए निर्णय करता है। इसके अलावा दल बदल के कारण सरकार के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया हो, कुछ सदस्यों ने दल बदल लिया हो जिससे सरकार के टूटने का खतरा हो, ऐसी परिस्थितियों में भी राज्यपाल स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दे, यदि मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दे तो भी राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना निर्णय लेता है। इसके अलावा जब उसको यह संदेह उत्पन्न हो जाए कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, तो इन परिस्थितियों में भी राज्यपाल अपनी स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निर्णय करता है। तो इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते थे, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए राज्यपाल के सामने, तो उन परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग करता है और अपने विवेक के आधार पर उस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, उसको लगे कि इसकी सरकार स्थिर चल सकती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां विद्यार्थियों उत्पन्न हुई है कि सरकार बनाने में राज्यपाल ने बड़े दल की बजाय छोटे दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया हो, क्योंकि वो ऐसी संभावनाओं के रूप में देखता है कि ये स्थायी सरकार दे सकती है। तो इन शक्तियों का उपयोग करते समय मंत्रिपरिषद की सहायता या परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। जब इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है तो उस समय सामान्य काल में तो क्या होता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह या परामर्श पर कार्य करता है, परंतु जब इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो तो उन परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सहायता या परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। विवेक शक्तियों के प्रयोग के अवसर उपस्थित होने पर राज्यपाल संघ सरकार के एजेंट के रूप में एक तरीके से कार्य करता है। वो अपनी स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए एक तरीके से केंद्र में जिसकी सरकार होती है, क्योंकि उसी के एजेंट के रूप में एक तरीके से राज्यपाल कार्य करता है। ऐसे आरोप कई बार लगे भी हैं, जैसे अभी राजस्थान के मामले में भी देखा गया था। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने यहाँ आज इस वीडियो में राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में उल्लेख किया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और धन्यवाद।